Hello students, let's start today's class and I'm providing now the revision videos for the syllabus for the periodic test preparation. For the periodic test preparation, hello students, I am going to explain the crop production and management just in short, and so I am now from today I am providing the revision videos of chapter 1, 2, 3 and 4 जस्ट इन शॉर्ट्स. ठीक है, तो मैं आपका जो है रिवीजन स्टार्ट कर रही हूँ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से. ठीक है, तो आपके सिलेबस के 4 चैप्टर है 1, 2, 3 एंड 4. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग विद द 1 चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. सो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज दैट क्या कहता है कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट आपको क्या कहता है अपनी फसल का, क्रॉप का. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉप? सबसे पहले बात है कि क्रॉप क्या होता है. व्हेन द प्लांट्स ऑफ सेम काइंड दैट ग्रोन ऑन द लार्ज स्केल. जब प्लांट्स एक ही टाइप के प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं लार्ज स्केल पर, वो हमारी क्रॉप कहलाते हैं. ठीक है, तो क्रॉप जैसे डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स हैं. सीरियल क्रॉप्स होती हैं, जैसे वेजिटेबल क्रॉप्स होती हैं, आपके स्पाइसेस क्रॉप्स होती है, फ्रूट वेजिटेबल्स क्रॉप्स होती है, डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स हैं. ठीक है, तो व्हेन द प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो करते हैं, लेकिन जरूरी है कि हम प्लांट्स का प्रोडक्शन इस टाइप से करें कि हमारी और हमारी आने वाली जो जनरेशन है उन सबकी नीड को पूरा किया जा सके. तो हमारे जो इंडिया है, इंडिया में जो डिफरेंट क्रॉप्स लगाई जाती है ऑन द बेसिस ऑफ सीजन लगाई जाती है कि अलग अलग क्लाइमेट है जगह जगह की. ठीक है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल सब वेरी करता है. तो अकॉर्डिंग टू सीजन जो आपकी क्रॉप्स होती है 2 टाइप की होती है, ध्यान रखिए, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप्स वो होती है जो हम रेनी सीजन में लगाते हैं. रेनी सीजन में लगाने वाली क्रॉप्स को हम कहते हैं खरीफ क्रॉप विच आर ग्रोन फ्रॉम जून टू सितंबर. पैडी, मेज, सोयाबीन, लाइक दैट. एंड रबी क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन. किसमें लगाते हैं? विंटर सीजन में. दीज आर कॉल्ड द रबी क्रॉप्स कहलाती है. ठीक है, फिर इसके बाद आता है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन यानी आपको किसी भी फसल को लगाने से पहले कौन कौन सी प्रैक्टिस अपनानी चाहिए, कौन कौन से ऐसे काम करने, स्ट्रेटेजीज लगानी है जिनसे हमारी फसल का प्रोडक्शन ज्यादा और बेनिफिट एक फार्मर को बहुत ज्यादा हो. तो इसके लिए क्या करते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि आप पहले बीज लगा देंगे, नहीं ना. हर काम को एक सीक्वेंस में करना है. जैसे आप क्लास में पढ़ते तो पहले 1, 2, 3, 4 हर क्लास को पार करना होता है सीक्वेंस में. जस्ट लाइक यहाँ पर कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, irrigation, protection from weeds, harvesting and storage. So the first step of growing a crop, that is called preparation of soil. Soil को सबसे पहले तैयार करा. सॉइल को तैयार करने के लिए क्या कहता है, मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं. ऊपर नीचे मतलब मिट्टी को लूज किया जाता है. ठीक है, टर्न अप करते हैं. जैसे हम गमले में मिट्टी को, जो आपके पास खुरपी होती है उसकी मदद से आप मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं. उससे क्या होता है, जो मिट्टी के पार्टिकल्स जो जम जाते हैं वो लूज हो जाते हैं, ताकि आसानी से अंदर एयर जा सकती है. ठीक है, आसानी से अंदर वाटर एंटर कर सकता है. जो अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आसानी से मूव कर सकते हैं. इससे क्या होता है, सॉइल जो रूट्स होती है अंदर तक जाती है और उन्हें डेवलप होने में हेल्प मिलती है. दूसरी बात क्या होता है कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं यानी वो सर्वाइव कर सकते हैं, तो आपका जो डेड मैटर होता है उसको आसानी से डिकम्पोज कर देते हैं. इससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी भी इंप्रूव रहती है. ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल्स. ठीक है, सो इट कैन, रूट्स कैन ब्रीथ इजिली, रूट्स कैन डीप इनसाइड द सॉइल, water enter inside the soil easily, microorganisms move easily. ठीक है, in the soil and it increase the fertility of the soil. And this turning the process is called tilling or plowing. इसको हम कहते हैं tilling or plowing. ठीक है, इसको करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया था these are called the agricultural implements कहलाते हैं. ठीक है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कराते हैं. तो सबसे पहले क्या होता है कि देखिए, द प्लो फील्ड में हैव द बिग पीस ऑफ क्रम्स तोड़ दिया. उसके बाद फील्ड को लेवलर होता है, उसकी मदद से हम एक साथ जब मिट्टी ऊपर नीचे उसको लेवल कर देते हैं. ठीक है, लेवलिंग करने का काम लेवलर की मदद से किया जाता है. तो अब क्या होता है कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, जैसे आप प्लो यूज कर रहे हैं, हो यूज कर रहे हैं, तो देखिए प्लो है आपका जिसमें इस टाइप का बेंट शेप होती है, दैट इज द प्लो शेयर. और ये होती है प्लो शाफ्ट. इसका एक हिस्सा हम बुल के उस पर रख देते हैं, 2 बुल्स है उनकी नेक पर रख देते हैं, तो सपोर्ट मिलता है, बीम का काम करता है, बैलेंस बनाता है. ठीक है, ये शार्प एंड होता है जो देख रहे हैं, इस टाइप से मिट्टी को फ्लो करता जाता है और आपकी मिट्टी टर्न अप हो जाती है. एक तो ये हो गया. इसमें ह्यूमन लेबर भी लग रही है साथ में, क्योंकि कंट्रोल कर रहा है ह्यूमन, और एनिमल लेबर भी लग रही है. जस्ट लाइक आपका हो भी सेम इसी टाइप का काम करता है. इसमें क्या होता है, हो के लिए ये ऐसी बेंट प्लेट होती है, इसको फावड़ा टाइप कहते हैं. फावड़ा है ये. ठीक है, तो इसमें भी ये बीम लगा देते हैं, दैट इज अ बेंट
प्लेट एंड ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको बीम को दो बुल्स के शोल्डर पर रख देते हैं और उसको मैन कंट्रोल करता है। तो ह्यूमन लेबर दोनों काम करते हैं। अब आता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर इस टाइप का देख रहे हैं, ये डिवाइस है। इसमें ट्रैक्टर ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट है। ट्रैक्टर की मदद से इस मशीन को किया जाएगा। इसमें देख रहे हैं शार्प एंड्स लगे हुए, सारे शार्प एंड्स है। ये क्या होता है, जैसे ये ट्रैक्टर आगे चलेगा मिट्टी चलती जाएगी, मिट्टी ऊपर नीचे हो जाएगी। इससे क्या होता है, मिट्टी फ्लो भी हो जाती है और साथ में जो होती है बहुत कम टाइम में पूरा जो खेत होता है, पूरा फील्ड होता है, आसानी से फ्लो किया जा सकता है। सो इट्स सेव द लेबर एंड टाइम। एक मनुष्य की मेहनत जो होती है वो बच जाती है। दूसरी बात है सोइंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपने मिट्टी तो तैयार कर दी, लेवल कर दी, उसके बाद आपको बीजों को डालना है। बीजों को डालते समय ये चीजों को ध्यान रखना है कि बीज तो डैमेज नहीं होना चाहिए। इस चीज की पहचान करने के लिए हम पानी में डालते हैं बीज। पानी में जो चीज जो सेटल डाउन हो जाते हैं वो हेल्दी सीड्स होते हैं, और जो ऊपर आ जाते हैं वो फ्लो करते हैं, वो आपके कैसे सीड्स होते हैं, वो हेल्दी सीड्स नहीं होते, डैमेज सीड्स होते हैं। तो इस टाइप से उनका सिलेक्शन किया जाता है। उसके बाद अब सीड्स डालने के लिए हाथ से भी बीजों को डाला जा सकता है, लेकिन जब अगर हम हाथ से डालते हैं बीज, ठीक है, तो वो ऊपर ऊपर आते हैं। उससे जो बर्ड्स हैं, क्रो है, पक्षी वगैरह खा जाते हैं, वो कुछ सीड पास हो जाते हैं, कुछ सीड दूर हो जाते हैं, तो प्रॉपर वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ओवर क्राउडेड रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो इससे उनको ग्रो करने में दिक्कत आती है। तो क्या करते हैं, एक मशीन यूज किया दैट इज कॉल्ड सीड ड्रिल। सीड ड्रिल यूज करते हैं। ये सीड ड्रिल देख रहे हैं, जस्ट लाइक आपके कल्टीवेटर की तरह है। इसमें भी शार्प एंड्स है, लेकिन फनल शेप स्ट्रक्चर होता है जहां से इसमें बीजों को पुट किया जाता है। और इसमें जो शार्प एंड्स हैं, यहाँ से इनके पास में कुछ होल्स होते हैं। एक एक पॉइंट ये होल होता है कि एक एक बीज नीचे निकलता है। तो जब हम इस फनल टाइप की स्ट्रक्चर में इसमें डालते हैं बीजों को, तो इसमें से होते हुए ये इस पॉइंट से, इस जो छेद है इनमें से, इस होल में से बीज बाहर निकलता है और शार्प एंड की मदद से अंदर जाता है। हर शार्प एंड के बीच में डिस्टेंस मेंटेन है। ठीक है, तो और इनकी जो लंबाई, जो लेंथ है शार्प एंड्स की, वो भी मेंटेन है। तो जो बीज होते हैं वो एक प्रॉपर डिस्टेंस पर और एक प्रॉपर डेप्थ पर वो अंदर एंटर करते हैं। इससे क्या होता है कि जो बर्ड्स, क्रोज वगैरह है वो उनको देख नहीं पाते, आसानी से सीड्स उनके बीच में डिस्टेंस मेंटेन रहती है, वो हेल्दी ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इज दिस मशीन इज कॉल्ड सीड ड्रिल कहलाती है। ठीक है, ट्रैक्टर ड्राइविंग इंस्ट्रूमेंट ये भी आपका ह्यूमन टाइम और लेबर सब कुछ जो होती है सेव करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब आप इसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, ठीक है, खेतों में। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या होते हैं, मैन्योर तो आपके डिकम्पोज मटेरियल है। डिकम्पोज मटेरियल है, जैसे माना खेत में गड्ढा कर दिया और उसको आपने क्या किया, आपने उसमें जो जितना भी वेजिटेबल वेस्ट है, काव डंग है, सब कुछ भर दिया। ठीक है, डिकम्पोज वेस्ट है आपका, डिकम्पोज मैटर है। तो आप क्या करते हैं, उसको हम कवर कर देते हैं, या फिर उसको और अच्छा बनाने के लिए हम उसमें कुछ अर्थवॉर्म वगैरह डाल देते हैं। उससे क्या होगा कि जो डेड मैटर है वो उसको डिकम्पोज करेगा, और धीरे धीरे जब वो डिकम्पोज होगा तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मैन्योर में। सो वी कैन से मैन्योर इज द डिकम्पोज मटेरियल that is prepared by the earthworm or microorganisms. ठीक है, so it does not harmful for the field, but fertilizer prepared in chemist field by the chemicals. केमिकल से बनाए जाने वाले हर केमिकल तो हमेशा नुकसान करते ही करते हैं। तो अगर हम बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो उससे हमारी सॉइल के अंदर जो इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मर जाते हैं, जिससे क्या होता है, ह्यूमस नहीं बनेगा और सॉइल की फर्टिलिटी आने वाले टाइम में कम हो जाती है। लेकिन एक खास बात है कि फर्टिलाइजर के अंदर एक ही टाइप का न्यूट्रिएंट बहुत अधिक क्वांटिटी में होता है। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे फील्ड को बहुत ज्यादा जरूरत है न्यूट्रिएंट्स की, तो हमें फर्टिलाइजर ऐड करना चाहिए, लेकिन हमेशा रेगुलर इंटरवल पर नहीं करना है। इस चीज का ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना है, एक रेगुलर इंटरवल टाइम पर हमें मैन्योर का यूज करना है। इससे क्या होता है, हमारी सॉइल को न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स सारे क्वांटिटी, सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में होते हैं, इस चीज का ध्यान होता है इसमें। लेकिन क्या होता है कि अगर हम टाइम टू टाइम मैन्योर को ऐड करते हैं तो हमारी सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स बने भी रहते हैं और हमारे फील्ड को फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान होता है इसमें। और मैन्योर क्योंकि डिकम्पोज मटेरियल से बना है, सो इट प्रोवाइड द ह्यूमस टू द सॉइल, एंड फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड बाय केमिकल्स, सो इट डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। सॉइल को कोई ह्यूमस नहीं मिलता। अब देखिए, मैन्योर जो फर्टिलाइजर है, ज्यादा से ज्यादा 1, 2 या 3 स्पेशल टाइप के ही उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सो फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, दीज आर द केमिकल फर्टिलाइजर्स like NPK. देख रहे हैं, NPK, it is a mixed fertilizer because it consists of 3 type of nutrients in the same one, like nitrogen, phosphorus and potassium. 3 टाइप के न्यूट्रिएंट्स इसमें है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। सो इस टाइप से हम फर्टिलाइजर का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। सो फर्टिलाइजर प्रोवाइड ओनली 1, 2 or 3 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स at the same time, but many provided the different kinds of nutrients but in a small quantity. So when the field required the immediately requirement of the nutrients, so we should add the fertilizer. Otherwise, on the basis of the regular interval time, we should use the manure, so that they do not harm the microorganism and field can be maintained. ठीक है, तो इस टाइप से फील्ड आपकी क्या रहती है, मेंटेन रहती है। अब इसके बाद आपको क्या करना है,
मैन्योर हो गया, मैन्योर्स का मैंने आपको बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इरिगेशन, सॉइल का टेक्सचर बना हुआ मैन्योर से, ये चीज है। नेक्स्ट पॉइंट है इरिगेशन। अब इरिगेशन क्या होता है? सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप। अब खेतों में पानी भी डालना है, पानी डालने के लिए ट्यूबवेल्स हो सकते हैं, वेल्स हो सकते हैं, आप देख रहे हैं पॉन्ड्स, कैनाल्स, लेक्स, इन सब का यूज करते हैं। तो इरिगेशन कुछ लोग कैसे करते हैं, अब इसके इरिगेशन करने के लिए भी कुछ मेथड्स हैं आपके। ये ट्रेडिशनल मेथड्स है, जैसे मोट है, चेन पंप है, ढेकली है, राहत है, ये आपके ट्रेडिशनल मेथड है। इससे क्या होता है, ह्यूमन लेबर और एनिमल लेबर बहुत लगती है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है। दूसरी बात यह है कि ये पानी वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है इसमें, इसलिए हमारे मॉडर्न टेक्निक्स हैं, दैट इज द स्प्रिंकल सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। इसमें क्या होता है, वेस्टेज नहीं होती है, वाटर की बिल्कुल वेस्टेज नहीं है। तो सबसे ज्यादा बेस्ट टेक्निक होती है आपकी ड्रिप सिस्टम। तो एक बार ज्यादा इनको देखते हैं। मोड देखिए, मोड देख रहे हैं आप, इसमें क्या होता है कि बस पुली सिस्टम, मोड आपका पुली सिस्टम है, जस्ट बकेट डाली निकाल लिया। ये तो नॉर्मल कुएं से पानी निकालने का टेक्निक है, ठीक है। आपका देखेंगे ये चेन पंप है, चेन पंप है, ये आप हो गया ढेकली है, ये राहत है। तो इसमें इस टाइप से दो हैं, दो व्हील है, कैसे हॉरिजॉन्टल यहाँ पर राहत में, और एक देख रहे हैं राहत में ऐसे एक व्हील ऐसे खड़ा हुआ और एक यहाँ पर है। तो इस वाले व्हील को तो ऐसे सर्कुलर डिवाइस पर ही घुमाता है और ये दोनों आपस में ऐसे कांटेक्ट में है। जब ये घूमेगा तो ये भी घूमता है और इसमें बकेट फिक्स है, ये पानी को अंदर लाती है, अंदर से पानी लाती है, फील्ड में ड्रॉप कर देती है, तो पानी आगे तक चला जाता है। इसमें क्या होता है, दो व्हील्स होते हैं, एक व्हील ऊपर है, एक व्हील अंदर है इसमें। तो क्या होता है, दोनों रबर बेल्ट पर घूमते हैं, ऐसे एक दिखा रहे हैं ना, एक व्हील इधर और एक व्हील और होता है आगे की तरफ दिखा रखा है, तो इस टाइप से होते हैं। तो ये दो व्हील्स होते हैं रबर बेल्ट पर घूमते हैं। तो जब एक व्हील जो घूमता है, तो जब एक व्हील को घुमाते हैं, ह्यूमन लेवर या उससे घुमाते हैं, तो दूसरा व्हील भी घूमता है, उसमें बकेट फिक्स होती है। तो जो बकेट अंदर जाती है पानी में और फिर ऊपर आता है, बकेट ऊपर आती है, खेत में डाल देती है पानी, ठीक है, कैनाल्स में डालती है, वहां से फिर दोबारा फिर वो नीचे पानी लेती है। तो इस टाइप से चेन पंप है, यानी दो पंप आपस में कनेक्ट रहते हैं बाय द हेल्प ऑफ द चेन की सहायता से। और ये आपका हो गया ढेकली। ढेकली में क्या होता है, जस्ट लाइक द आपके जो होते हैं सीसो के टाइप होता है, इसमें क्या होता है, एक लकड़ी का इस टाइप से लगा देते हैं और इसमें एक हिस्से पर इसका क्या लगा होता है, ये कुछ भारी स्टोन वगैरह रख देते हैं, ठीक है। तो एक इसमें क्या करते हैं, दो आदमी काम करते हैं, टू मैन वर्क है ये। तो इसमें क्या करता है, एक आदमी इसको ऊपर नीचे करेगा, यहाँ से इसको ऊपर नीचे करने का काम करता है। यहाँ से बकेट अंदर जाएगी, पानी फिर ये इसको ऊपर नीचे करेगा, बकेट ऊपर आएगी, ये इसको खेतों में डालता रहेगा। वर्क आवश्यकता होती है, लेकिन वो पानी बहुत ज्यादा खर्च होता है। सो दीज आर नॉट द बेस्ट टेक्निक। सो यहाँ पर स्प्रिंकल सिस्टम आप देख रहे हैं, स्प्रिंकल सिस्टम देख रहे हैं इस टाइप से डायग्राम में। तो यहाँ से ये पानी को ऑपरेट कराएंगे, तो यहाँ से एक मेन पाइप जा रहा है, मेन पाइप खेतों में जाएगा। इस पाइप से हॉरिजॉन्टल पाइप्स निकलेंगे खेतों में, ऐसे हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल से थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर ऐसे वर्टिकल पाइप है, ठीक है। और वर्टिकल पाइप्स हैं, इन पे ऊपर की ओर वो लगा हुआ है, स्प्रिंकलर लगा हुआ है, फुवारे की तरह होता है। तो जैसे पानी हाई प्रेशर के साथ आएगा, ये 360 डिग्री पर घूमता है और पानी फाउंटेन की तरह इसमें स्प्रिंकल होता है। दूसरा आपका क्या आता है, ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सेम पॉइंट है, बस हॉरिजॉन्टल पाइप लगे हुए हैं, इसमें वर्टिकल्स नहीं है। हॉरिजॉन्टल पाइप मेन पाइपलाइन से जुड़े हुए हैं। जैसे हम पानी ऑपरेट करेंगे, इस जो हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन है इसकी खास बात थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर देख रहे हैं, छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं, ऐसे ये होल्स है यहाँ पर। तो और इनकी खास बात है, पानी बहुत महीन होल है, माइन्यूट होल्स है, तो पानी बहुत ज्यादा ड्रॉप बाय ड्रॉप करके इसमें से पानी बाहर रिलीज किया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मिट्टी में मॉइस्चर बना रहता है और साथ साथ और एक और चीज है कि आपकी जो रूट्स होती है उनको पानी भी मिल जाता है। तो ये हो गया हमारा ड्रिप सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स पे जाते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स को, अब देखिए आपका तो खेत है, ये तो जमीन है, जमीन में तो आपके प्लांट्स और डिजायर्ड प्लांट, अनवांटेड प्लांट सब आ जाते हैं। तो जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको हम वीड्स कहते हैं। अब वीड्स भी तो प्लांट हैं, उनको भी तो कुछ चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो सॉइल से लेते हैं, सॉइल से ही जगह लेते हैं। तो क्या होता है, उससे हमारी जो डिजायर्ड प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ पर असर पड़ता है, इसलिए जरूरी है कि उनको साथ साथ निकालें। बथुआ, चौलाई, ग्रास, ये सारे हमारे वीड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो वीड्स का रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड वीडिंग कहलाता है, ठीक है। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग कहलाता है। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये हमारा कम्पीट करेंगे, उससे लड़ाई करते हैं, जिसके कारण से हमारे जो डिजायर्ड प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ जो होती है वो क्या कहते हैं, उस पर असर पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि इसको निकाल दें। तो वीड्स को निकालने के लिए क्योंकि अगर हम वीड्स नहीं निकालते हैं तो हमारी जो प्लांट्स होते हैं, डिजायर्ड प्लांट्स, उनकी ग्रोथ पर असर पड़ता है। तो दूसरी बात यह है कि बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। जब वीड्स में फ्लावर और सीड ना बने, यानी जब वो इमेच्योर हों, जब वो कच्चे हों, तभी उनको निकाल दिया जाए, अदरवाइज वो पक जाएंगे तो उनको निकालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात कि
द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड। जब वो मतलब कच्चे हैं तभी उनको निकाल दो, जब उसमें फ्लावर और सीड नहीं आए, कच्चे का मतलब फ्लावर और सीड ना बनाए उससे पहले उनको निकाल दो। तो ठीक है, उस समय हम उसको निकाल देते हैं। निकालने के लिए दो तरीके से कर सकते हैं, या तो अपरूट कर दो, अपरूटिंग का मतलब होता है हाथ से पकड़ के निकाल दिया जाए, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स का यूज किया जाता है। केमिकल का यूज करते हैं। केमिकल्स आर कॉल्ड वीडीसाइड्स कहलाते हैं। याद रखें, वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स, दीज आर कॉल्ड वीडीसाइड। जो केमिकल यूज किए जाते हैं इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, दीज आर कॉल्ड वीडीसाइड्स। लाइक 2,4-D क्या कहलाता है, 2,4-D। वीडीसाइड का रोल क्या होता है कि जो वीडीसाइड्स होते हैं इनका रोल क्या होता है कि ये फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। वीडीसाइड का रोल क्या है कि ये हमारी जो क्रॉप है, समझ रहे हो बात, वीडीसाइड का रोल क्या है कि हमारी जो क्रॉप है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन हाँ वीड्स जो है उससे वीड्स को नुकसान होता है, जिससे उसकी ग्रोथ जो होती है रुक जाती है। और इस टाइप से वीडीसाइड हम यूज करते हैं। लेकिन वीडीसाइड को छिड़काव करते समय क्योंकि केमिकल है तो थोड़ा सा मुंह पे मास्क, हाथों को बाद में वॉश कर लेना, अच्छे से इन चीजों का ध्यान रखना है एक फार्मर को वीडीसाइड को यूज करते समय। नेक्स्ट पॉइंट है हार्वेस्टिंग। अब आपकी फसल अच्छे से तैयार हो रही है तो वैसे आप उसको कटाई करनी है। जब आपकी फसल मैच्योर हो जाए, मैच्योर क्रॉप को काटना, दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग कहलाता है। अब हार्वेस्टिंग का काम दो तरीके से होता है, या तो ये इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, सिकल, हंसिया जिसको बोलते हैं, इससे अब जैसे आपने फसल पकड़ी और नीचे से रूट से काटते चले गए, क्रॉप्स आर पुल्ड खींचते हैं, या फिर उनको रूट से खींच खींच के निकालते हैं, सिकल का सहारा लिया जाता है, या फिर बाय मशीन, या फिर मशीन का सहारा लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टर। अब क्या होता है कि जब आपने फसल को निकाल लिया तो फिर आप उसको उसमें से ग्रेन्स जो दाने होते हैं, जो मेनली जो फसल आई है आपकी निकल के, उसमें से ग्रेन्स वगैरह के जो दाने होते हैं उनको निकालना होता है, सीड्स को निकालना है। तो आप उसके ऊपर छिलका जो कवरिंग होती है जिसको आप बोलते हैं चैफ बोलते हैं, उसको अलग करना होता है। तो हम कैसे करेंगे अलग करने के लिए, या तो जो आपने बहुत सारी जो फसल हार्वेस्ट करी है उसको ऐसे पकड़ते जाओ और जमीन पर तेजी से बीट करना है, या उसके ऊपर बड़ा पत्थर सा या कुछ भी बीट करना। उससे क्या होता है कि जो ग्रेन्स के ऊपर जो कवरिंग होती है चैफ की वो हट जाती है और ग्रेन्स सेपरेट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशिंग। अब आजकल क्या होता है, काम थोड़ा सा कम टाइम में करने के लिए एक मशीन का यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द कंबाइन मशीन होती है, दैट इज कॉल्ड द कंबाइन हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। देखो दो काम है, पहले तो आप हार्वेस्ट करोगे, आपने हार्वेस्ट करके खींच के फसल निकाली और फिर उसको बीट करोगे। बीट करते तो उससे क्या होता है, ग्रेन्स और शेफ दोनों सेपरेट हो जाते हैं, सीड कवरिंग जो होती है वो सेपरेट हो जाती है, समझ रहे बात। ये कहलाती है थ्रेशिंग कहलाती है। थ्रेशिंग का मतलब कहता है सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द शेफ, दैट इज कॉल्ड बाय द हेल्प ऑफ बीटिंग विद अ स्टोन और विद अ वुडन स्टिक, किसी से भी कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड थ्रेशिंग कहलाती है। लेकिन अब समय की बचत करने के लिए क्या होता है, एक मशीन यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंबाइन। इसमें ह्यूमन लेबर भी बचती है, टाइम लेबर भी बचती है, सब कुछ बचता है, दैट इज कॉल्ड कंबाइन। कंबाइन वर्क टू टाइप ऑफ वर्क एट द सेम टाइम, हार्वेस्टर एंड थ्रेशर दोनों काम करती है, हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग का दोनों का काम करती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंबाइन कहलाती है। दूसरी बात आगे देखते हैं विनोइंग। अब आपने हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग कर ली, आपकी ग्रेन्स और चैफ दोनों अलग हो गए, लेकिन अब ये देखेंगे ग्रेन्स पूरी तरह से अलग नहीं हो, उसके जो चैफ है, छिलका है, वो मिक्स है, ग्रेन और चैफ आपस में मिक्स है, तो बिल्कुल अलग करना। देखो ग्रेन्स भारी होता है और चैफ जो है वो कवरिंग हल्की होती है, तो क्या करते हैं, हवा की मदद से उसके हवा के आगे रखते हैं, यानी हवा से अलग करते हैं, तो उसकी डेंसिटी कम होती है, तो जो चैफ होता है वो तो हट जाता है और नीचे क्या सेपरेट अलग हो जाता है, आपका जो ग्रेन्स होता है वो अलग हो जाता है। सो वी कैन से द प्रॉपर सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स एंड चैफ बाय द हेल्प ऑफ द विंड की मदद से, दैट इज कॉल्ड बिकॉज ऑफ द डेंसिटी, डिफरेंस इन डेंसिटी के आधार पर अलग किया जाता है इसको, दैट इज कॉल्ड द विनोइंग कहलाता है। तो जिसकी डेंसिटी कम होती है वो अलग हो जाता है और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो अलग हो जाता है, ठीक है। अब आपकी फसल तैयार हो गई है, अब उसको स्टोर करना है। तो जब फसल कटती है तो जो फार्मर्स होते हैं स्पेशल त्योहार से बनाते हैं, उनको कहते हैं स्पेशल फेस्टिवल कहलाते हैं, जो एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन, हार्वेस्ट सीजन से रिलेटेड होते हैं, जिसमें बहुत अपनी खुशी मनाते हैं कि उनकी मेहनत सफल हो रही है। सो दीज आर कॉल्ड पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवाने एंड बिहू कहलाते हैं। तो ये हमारे आ जाते हैं आपके क्या कहलाते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल कहलाते हैं। इसके बाद आपका काम आता है स्टोरेज का, समझ रहे हैं बात। नेक्स्ट आपका काम क्या है, स्टोरेज। अब आपको फसल आपकी पक के तैयार हो गई है, ठीक है, तब आपको स्टोर करना है। स्टोर करते समय ये नहीं कि हमने बस ऐसे स्टोर कर लिया, अगर हम इसको ढंग से स्टोर नहीं करेंगे तो आपके जो ग्रेन्स हैं उन पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इंसेक्ट्स हैं, पेस्ट है, चूहे गिलहरी वगैरह, उनको खा जाएंगे और सीड अगर डैमेज हो गया तो आपको उसका मार्केट प्राइस नहीं मिलेगा, आपको बहुत नुकसान होगा। तो क्या करना है, दूसरी बात, सबसे पहले ग्रेन्स को स्टोर करते समय सबसे पहले तो पहला काम तो ड्राई कर लेना है उसको, देख रहे हैं, ड्राइंग करना है, क्योंकि जब खेत से जब वो स्टोर हाउस में जाए तो सबसे पहले उसको ड्राई करके रखना है। जब हम किसी चीज को सुखा लेते हैं, सनलाइट में सुखाते हैं, उससे क्या होता है, उसका जो मॉइस्चर होता है वो सारा निकल जाता है
और जब मॉइस्चर निकल जाएगा तो ड्राई हो जाएगी और वो लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व रह सकती है, यानी हाँ उसके ऊपर इंसेक्ट, पेस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनका कोई अटैक नहीं होता। ठीक है। दूसरी बात, अब फार्मर को जब स्टोर करना तो सबसे पहले उनको सुखा लो धूप में, और हम उसको क्या कहते हैं लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं फ्रॉम द अटैक ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब स्टोर करना है, स्टोर करते समय किन चीजों का ध्यान रखना है? दो टाइप की चीजों को मैं अब जिन जगहों पर स्टोर किया था, बड़े बड़े गोडाउन्स में स्टोर किया था, दीज आर कॉल्ड ग्रेनरीज कहलाती है, जहां पर बड़े बड़े प्लेस होते हैं जहां पर वो स्टोर किया था, बहुत सारा लार्ज अमाउंट में स्टोर किया गया है, दीज आर कॉल्ड ग्रेनरीज, जहां पर बहुत सारा बिग अमाउंट में अनाज को स्टोर कर देते हैं। ठीक है, ग्रेनरीज कहलाते हैं। अब ग्रेनरीज में रखते समय दो चीजें यूज की जाती है, या तो बड़े बड़े टिन होते हैं, टैंक बने होते हैं, इनको कहते हैं सिलोज, सिलोज कहलाते हैं। देख रहे सिलोज, दिस आर द मेटल टैंक, मेटल बीन्स कहलाते हैं, इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन इज स्टोर्ड। दूसरी बात होता है ये जूट की बोरियां, इनको गनी बैग्स कहते हैं। ठीक है, तो इनमें स्टोर किया जाता है। तो दीज आर द गनी बैग्स ऑफ जूट एंड दीज आर द मेटल, आयरन मेटल्स के टिन होते हैं, जिनमें आयरन के टिन होते हैं, आयरन एक मेटल है और उसके टिन होते हैं। सो वी कैन से दे स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन्स, इनमें स्टोर किया जाता है। इसमें भी स्टोर करते समय बहुत चीजों को ध्यान रखना है। इसमें हमें टाइम, अब देखिए ग्रेन्स की जो स्टैक्स लगी, जो स्टैक्स लगी हुई है देख रहे हैं, गनी बैग्स की स्टैक, तो इसमें क्या करना है, इसको रखते समय ध्यान रखना है दीवारों को सपोर्ट नहीं देना है, क्योंकि दीवारों में अगर मॉइस्चर होगा तो इनमें मॉइस्चर आ सकता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट और पेस्ट उस पर अटैक कर सकते हैं। दूसरी बात, इनके बीच में लाइन है, देख रहे हैं, इनके बीच में गैप है, गैप होना चाहिए ताकि केयर टेकर टाइम टू टाइम जाए और वहां पर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर दवाइयों का क्या कर सके, स्प्रे कर सके। तो इस प्रकार से आपको रेगुलर मेंटेनेंस देनी है और अपने फील्ड को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एनिमल हस्बेंड्री, फूड फ्रॉम एनिमल्स। फूड फ्रॉम एनिमल्स मतलब कि हमें फूड ना केवल प्लांट से मिलता है बल्कि हमें किससे मिलता है, एनिमल से। तो हमें क्या करना है, एनिमल्स की देखभाल करनी है, उसके शेल्टर की देखभाल करनी है, उसको टाइम टू टाइम अच्छा खाना देना है, और हमें उसको टाइम से ब्रीडिंग करवानी है नई जनरेशन के लिए, ताकि हमें उससे बेटर क्वालिटी के जो है प्रोडक्ट्स मिल सके। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी केयर द एनिमल्स टू गेट द गुड वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, रियरिंग ऑफ एनिमल्स, फीडिंग ऑफ एनिमल्स, इस टाइप के प्रोसेस में अपनाए जाते हैं। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड द एनिमल हस्बेंड्री। क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री। जैसे लोग फिश को पालते हैं, फिश इज अ गुड फॉर हेल्थ, देख रहे हैं, वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज रिच इन विटामिन डी। तो इट मीन्स कि हमें जो एनिमल हस्बेंड्री की जाती है, ताकि देखिए डेयरी करते हैं लोग, डेयरी है लोगों की, जिसमें मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए किए जाते हैं, जैसे दूध, गाय है, भैंस है, बफेलोज है, काव बफेलोज को लोग रियर करते हैं। उससे क्या होता है, उनको क्या मिलती है, उनको मिल्क मिलता है, मिल्क से वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे स्वीट्स बनती हैं, पनीर बनता है, कर्ड बनता है, ये सारी चीजें इन सब के लिए भी। ठीक है, फिश प्रोडक्शन किया जाता है। एपीकल्चर, लोग जहाँ पर मधुमक्खियों को पालते हैं वो एपीकल्चर कहलाता है। इससे क्या होता है, बहुत अधिक क्वांटिटी में अब उनको क्या मिलता है, हनी और वैक्स मिलता है। साथ में फिश का प्रोडक्शन किया जाता है, फिश का प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर करते हैं। तो ये सारे हमारी जो ब्रांचेस हैं एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आती हैं, यानी किसी भी एक एनिमल को अच्छे स्केल पर उसको पालना, उसको अच्छा खाना देना, उसकी देखभाल करना, उसको टाइम टू टाइम रिप्रोडक्शन कराना, सो दैट द डिफरेंट क्वालिटी एंड डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट गेट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल। सो दिस इज द चैप्टर ऑफ योर बुक। खत्म हो गया ये। ठीक है, एक बार नोटबुक से देखते हैं मैंने क्या लिखा रखा है इसमें, फिर देखते हैं इसमें। अब देखिए क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये आपको कराया, तो इससे रिलेटेड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस देखिए। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, दीज आर द बेसिक एक्टिविटीज दैट आर डन बाय फार्मर्स इन सीक्वेंस टू ग्रो द बेटर यील्ड ऑफ द क्रॉप। अच्छी ऐसी प्रैक्टिस जो कि एक फार्मर अच्छी ग्रोथ के लिए अपनाता है, उन्हें हम कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। क्रॉप, देन द प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन आर कॉल्ड क्रॉप कहलाते हैं। द क्रॉप विच इज ग्रोन इन रेनी सीजन, जो रेनी सीजन में अपनाता है खरीफ, द रेनी जो क्रॉप विच इज ग्रोन इन द विंटर सीजन, दैट इज कॉल्ड द विंटर सीजन में जो लगाई जाती है, that is the rabi crop. Organic substance that is used in the field, that is called manure, and the inorganic substance that is made by chemicals, that is called fertilizers. ठीक है, the process of placing the seed in the soil, that is called sowing, and supply of water, एक रेगुलर इंटरवल पर टाइम पर डालना, दैट इज कॉल्ड इरिगेशन। प्लो, एग्रीकल्चर टूल है जो कि लूजनिंग और टर्निंग में अपनाया जाता है। ठीक है, सीड क्या होता है, रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट। Weeds, undesirable plants that are called weeds. The chemicals which are used to destroy the weeds, जिन केमिकल का यूज किया जाता है वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, वीडिसाइड कहलाते हैं। किस मशीन का यूज करते हैं, हार्वेस्टिंग के लिए हार्वेस्टर। थ्रेशिंग का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड चैफ, ग्रेन में से ऊपर से कवरिंग को अलग करना, सीड कवरिंग को अलग करना, एंड दोनों का काम करती है कंबाइन। विनोइंग,
सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम चेफ बाय द हेल्प ऑफ द विंड, विंड से अलग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, दैट इज कॉल्ड विनोइंग कहलाता है। स्टोर करना, एक ग्रेन्स को अच्छे से लॉन्ग टाइम के लिए सेव रखना ताकि इंसेक्ट और पेस्ट का कोई अटैक ना हो। ठीक है, ग्रेनरीज जहां पर बहुत बड़े बड़े गोडाउन जहां पर अनाज को रखा जाता है बड़े स्केल पर। सिलो आपको बताई दिया, बड़े टैंक होते हैं जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन्स स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या कहती है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ रियरिंग ऑफ एनिमल्स टू गेट द वेराइटी ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स। एनिमल हस्बेंड्री प्रोसेस ऑफ रियरिंग ऑफ एनिमल्स को पालना भी मैंने बताया। एग्रीकल्चर, ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्लावरिंग एंड रियरिंग ऑफ दोनों काम, फसलों को लगाना और साथ में एनिमल को पालना। दिस इज द कंबाइंड ब्रांच, दैट इज द वर्क, इट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। किसके अंदर आता है? एग्रीकल्चर में आता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है, ये आपको मैंने कराई दिया, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इट इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क इन द एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल लूजन इट, दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। इससे रूट्स क्या होती है? लूज हो जाती है। द लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजली, आसानी से वो ब्रीथ कर सकती है। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म ग्रो करते हैं, माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल ऑल्सो ग्रो करते हैं, एंड दिस ऑल्सो ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट्स टू रिच सॉइल टू द टॉप एंड सो दैट प्लांट कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। इससे क्या होता है? टर्निंग करने से क्या होता है? जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और प्लांट्स को आसानी से मिल जाते हैं। सो इट कैन बी डन बाय द हेल्प ऑफ प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। कल्टीवेटर की मदद से किया जाता है। सोइंग, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर ग्रोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड. The tools that show the seed that is uniformly at the proper distance and depth, that is called seed drill. सोइंग किसकी मदद से की जाती है? सीड ड्रिल की मदद से। इससे क्या होता है? सीड ड्रिल से करने से क्या होता है? सीड प्रॉपर डेप्थ पर जाता है। दूसरा वीडिंग, वीड्स को रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड वीडिंग। अनडिजायरेबल प्लांट्स वीड्स कहलाते हैं, इनको रिमूव करना इसलिए जरूरी है ताकि वो हमारी फसल को कोई नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग आपको मैंने बताया, इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चैफ। दिस प्रोसेस कॉल्ड थ्रेशिंग एंड इट इज कैरिड आउट बाय द मशीन दैट इज कॉल्ड कंबाइन। इट वर्क्स टू बोथ, दो बार काम करती है, हार्वेस्टिंग का भी और थ्रेशिंग का भी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। ये आपको मैंने अभी बताया है, ये सब हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट कुछ। हाँ, अब देखिए ये आपका हो गया, इरिगेशन का हो गया आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है आपका कि वीट, ये क्वेश्चन देखते हैं। वीट इज अ रबी क्रॉप, इट इज ग्रोन इन द विंटर सीजन। वीट एक रबी क्रॉप है, वीट एक रबी क्रॉप है जिसको उसमें विंटर के सीजन में ग्रो किया जाता है। रिक्वायर लेस वाटर इफ इट इज सोन इन द खरीफ सीजन। मान लो अगर मैं उसको खरीफ सीजन में लगा दूंगा, पानी ज्यादा होता है तो क्या होगा? इट्स प्रोडक्शन विल बी डिक्रीज, क्योंकि एक उसका प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर क्रॉप कैन बी ग्रोन इन द पर्टिकुलर सीजन। एक पर्टिकुलर टाइप की क्रॉप को हम पर्टिकुलर सीजन में ही अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। दूसरी बात, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल। अगर हम एक ही खेत पर कंटिन्यू फसल लगाते रहे, उसको खाली नहीं छोड़े, थोड़ा रेस्ट ना लेने दें, तो क्या होगा? कंटिन्यूस प्लांटेशन करने से मेक द सॉइल पुअरर इन द सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स यूज अप होते जाएंगे। देखो एक बार फसल उगाई, फिर दोबारा लगाई, तीसरी बार लगाई, चौथी बार लगाई, तो उससे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे और दोबारा से सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कराने में टाइम लगेगा। सो वी डू कंटिन्यूस प्लांटेशन द सॉइल, इट डज नॉट गेट एनफ टाइम टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स। अगर हम इफ वी डू कंटिन्यूस प्लांटेशन द सॉइल डज नॉट गेट एनफ टाइम टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट। अगर हम उसमें कंटिन्यूस प्लांटेशन करते हैं तो सॉइल को टाइम नहीं मिलेगा दोबारा से न्यूट्रिएंट्स को क्या है मेंटेन करने के लिए। तो आपको थोड़ा सा उसको खाली छोड़ देना है ताकि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स मेंटेन हो सके। ठीक है, वेट्स हो गया आपको। हाँ, इसके बाद आपके पास आते हैं कुछ एक्स्ट्रा ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीड्स, ये आपको मैंने बता दिया, दीज आर द अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली अलोंग विद द डिजायरेबल क्रॉप। ये वो प्लांट्स है जो हमारी अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं, जो कि हमारे नेचुरल डिजायरेबल प्लांट्स अनडिजायरेबल प्लांट्स है दैट ग्रो नेचुरली अलोंग विद द डिजायरेबल क्रॉप। डिजायरेबल क्रॉप के साथ क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, लाइक एमरेंथस, पेरेंथियम, दूब ग्रास, ये सारे आते हैं, चौड़ाई वगैरह। मैनुअली इन दिस मेथड्स वीड्स आर रिमूव बाय हैंड यूजिंग खुरपी और हैरो। खुरपी और हैरो से अलग करना है, या वीडीसाइड, जिसमें वीड्स आर रिमूव बाय सर्टेन केमिकल्स, कुछ केमिकल्स का सहारा लिया जाता है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड द 2,4-D। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट द हेल्दी एंड डैमेज सीड? कैसे अलग करेंगे? हम पानी में डालते हैं, जो सीड्स बैठ जाते हैं नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, दीज आर द हेल्दी सीड्स, अदरवाइज दैट कैन फ्लोट ऑन द वाटर, दीज आर द डैमेज वन। एनपीके हमारा एक ऐसा है फर्टिलाइजर, मिक्स फर्टिलाइजर है, जिसमें 3 एलिमेंट्स एक साथ होते हैं। नाइट्रोजन, एन मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फॉस्फोरस, के मतलब पोटेशियम। नेम द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन सीक्वेंस। कौन कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्यूर, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीट, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। इस चीज का ध्यान रखेंगे कैसे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है, नेक्स्ट नेम द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। ये ट्रेडिशनल और ये मॉडर्न मेथड अभी डिस्कस किए हैं।
वाइट इज नेसेसरी टू कीप द ग्रेन्स इन द सनलाइट बिफोर स्टोरिंग देम। ये मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी सनलाइट में सबसे पहले उसको क्यों स्टोर करने से पहले सुखाना चाहिए, ड्राई करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर से मॉइस्चर निकल जाता है। मॉइस्चर नहीं होगा तो, अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो जल्दी से किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उसका क्या नहीं होगा, अटैक नहीं होगा। सो दीज आर द सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद द चैप्टर 1. सो फर्स्ट चैप्टर इज रिवाइज्ड, so then and related questions I will provide in the PDF. ठीक है, chapters, so that you can revise the whole chapter. Next, microorganism, friend and foe. Next chapter I am starting friend and foe. इसको हम लेते हैं friend and foe. फ्रेंड मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शत्रु भी हैं और हमारे क्या है, मित्र भी है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? व्हाट आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वी कैन सी ओनली बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। सो दे आर पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरस, ये सारे होते हैं। बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस। ठीक है, तो इनमें से मैं एक बार बता देती हूँ ये सारे क्या क्या हैं। बैक्टीरिया क्या होता है देखेंगे। बैक्टीरिया दीज आर द यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कैसे यूनिसेलुलर होता है? बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, विच हैव सेल वॉल होती है इन पे, कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। बैक्टीरिया ऐसा कैटेगरी है जो कि सभी टाइप के इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग डेजर्ट टू मार्शी लैंड, सभी जगह वो सर्वाइव करते हैं। दे हैव सेल वॉल, क्या होती है इनमें? सेल वॉल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है फंगी। फंगी आर द सम मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच, फंगी वो स्ट्रक्चर है जो कि सिंपल मल्टी सेलुलर, हमारी जैसी बॉडी जैसे हम स्ट्रक्चर जो है बहुत ज्यादा हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन फंगी भी एक मल्टी सेलुलर है, लेकिन इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। सो सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, बट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, अपना खाना नहीं बना सकते। सो दे हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट बाय द हेल्प ऑफ डिकम्पोजिशन। फंगी का बैक्टीरिया, फंगी दो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, यानी डेड बॉडी को डिकेइंग और डेड मैटर को क्या करते हैं, सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं। सो दे हेल्प इन द रिसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है वायरसेस। क्या होते हैं? वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्मॉलेस्ट कौन है? सबसे छोटे। बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। विच कैन रिप्रोड्यूस इनसाइड द होस्ट सेल। इसकी खास बात है कि विच कैन रिप्रोड्यूस इनसाइड द होस्ट सेल, जो होस्ट सेल के अंदर जाकर रिप्रोड्यूस होते हैं, यानी अगर बाहर होते हैं इन्वायरमेंट में तो दे इनएक्टिव होते हैं, दे आर इनएक्टिव just like non-living, but when they enter inside the host, they enter inside the host cell, they use our machine। जैसे ही वो हमारे अंदर जाते हैं, वो प्लांट की बॉडी हो, चाहे एनिमल की बॉडी हो, चाहे बैक्टीरिया की बॉडी, किसी भी बॉडी में एंटर कर सकते हैं, और जैसे ही उसके अंदर जाते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। सो जल्दी जल्दी जैसे वो अंदर एक्टिव होते हैं, तुरंत जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं और उससे रिलेटेड जो डिजीज होती है उसको प्रमोशन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एल्गी। दीज आर द, यानी वायरस जो होते हैं इनएक्टिव है बाहर, जैसे ही बैक्टीरिया अंदर जैसे ही वायरस अंदर जाता है बॉडी के अंदर तो एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होगा तो तुरंत जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करता है। सो वी कैन से वायरस रिप्रोड्यूस इनसाइड द होस्ट सेल। ठीक है, एल्गी। एल्गी आर द सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये भी, एंड कंटेन क्लोरोफिल। इनकी खास बात है एल्गी के अंदर क्लोरोफिल बहुत ज्यादा होता है, लाइक प्लांट्स, एंड कैन मेक देयर ओन फूड, अपना खाना बना सकते हैं, बट दे लैक ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स एंड लाइक प्लांट। इनकी खास बात है कि एल्गी और प्लांट में डिफरेंस यही है कि एल्गी भी अपना खाना बना सकती है, प्लांट्स भी अपना खाना बना सकते हैं, बट द डिफरेंस इज दैट कि इनमें दे हैव लैक ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स। इनमें क्या नहीं होती, रूट, स्टेम, लीव्स वगैरह नहीं होती, जस्ट लाइक। सो दे वी कैन से दे आर सिंपल प्लांट्स हैं लाइक। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ इज अ सिंगल सेल, इट इज अ ग्रुप ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है जो पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होगा जैसे अमीबा, पैरामीशियम, फाउंड इन पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। सो दीज आर द सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड वेरियस डिजीज। अब डिजीज आप करें कौन कौन सी डिजीज होती है, ये आपके डायग्राम्स हैं। बैक्टीरिया डिफरेंट शेप में होता है, स्पाइरल शेप और रॉड शेप, और एक आपको बताई थी कॉमा शेप बैक्टीरिया। ये एल्गी के एग्जांपल है, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा। ठीक, ये प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम। ये फंगी के ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परजिलस। ठीक है, वायरस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। ये आपको मैंने बताया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है सभी टाइप के इन्वायरमेंट सर्वाइव करते हैं, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया एंड सम लाइक एल्गी एंड प्रोटोजोआ, एंड मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं लाइक एल्गी और फंगी की तरह, यानी यूनिसेलुलर भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर भी है। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, सभी टाइप के इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं, ठंडा से लेकर गर्मी तक, डेजर्ट से लेकर मार्शी लैंड तक। दे ऑल्सो फाउंड इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स, हमारी बॉडी की में भी पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। Some microorganisms grow on others while other exist freely.
कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो दूसरे के अंदर ग्रो करते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो फ्रीली सर्वाइव करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लिव अलोन, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे जो कॉलोनीज में ग्रो करते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे जो फ्रीली सर्वाइव करते हैं, लाइक अमीबा फ्रीली सर्वाइव करता है, जबकि फंगी और बैक्टीरिया कॉलोनीज में रहते हैं, झुंड में रहते हैं। देखा होगा कभी फंगी जो है एक नहीं देखेंगे, माना ब्रेड पर फफूंद लग गई, कहीं फंगी लग जाते हैं, वो झुंड में लगती है, हमें दिखाई सी दे रही है क्योंकि वो कॉलोनीज में लगी हुई है, सिंगल हम नहीं देख सकते हैं बिकॉज इट इज द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट है, यानी हमारे से क्या रिलेशन है। इट मीन्स दे आर फ्रेंडली टू अस और दे आर हार्मफुल टू अस। ये हमारे लिए फ्रेंडली भी है और हमारे लिए कैसे हैं, हार्मफुल भी है। तो हम कैसे डिस्कस करेंगे इसको। सबसे पहला फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या काम करते हैं, पहला देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे आर यूज इन क्लीनिंग अप द एनवायरमेंट। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगी फॉर एग्जाम्पल कि वो क्या करते हैं, डेड मैटर को डिकम्पोज कर देते हैं और उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको सिंपल में चेंज करके पूरे एनवायरमेंट में, सॉइल में, एयर में, वाटर में मिक्स कर देते हैं। सो दे हेल्प इन द क्लीनिंग ऑफ द एनवायरमेंट, दे हेल्प इन द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में भी आ जाते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज होती है। 3 काम कर रहे हैं, दे हेल्प इन द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दे हेल्प इन द क्लीनिंग ऑफ एनवायरमेंट को क्लीन कर रहे हैं, एंड दे इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं। देखिए दही के अंदर क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है दैट इज कॉल्ड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। जब हम अब बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए 2 कंडीशन चाहिए, मॉइस्चर एंड वार्मनेस, 2 चीजें चाहिए। दूध है, दूध में मॉइस्चर तो है ही, और वार्मनेस हल्का सा गर्म कर देते हैं, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा गर्म करते हैं अगर हम दूध को। तो जब उसमें दही मिलाते हैं, कर्ड मिला देते हैं, तो उस कंडीशन में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बहुत रैपिडली ग्रो करता है और पूरे दूध को दही में चेंज कर देता है। ठीक है, जब एक दूध दही में कन्वर्ट होता है तो दूध के अंदर शुगर होती है, दैट इज द लैक्टो शुगर, लेकिन जब दही बनता है वो खट्टा हो जाता है क्योंकि वो चेंज हो जाता है, एसिड में चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड। सो वी कैन से व्हेन द मिल्क कन्वर्ट इनटू द कर्ड, द शुगर, लैक्टो शुगर ऑफ द मिल्क दैट कन्वर्ट इनटू द लैक्टिक एसिड, किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। सो इन दिस वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। नाउ नेक्स्ट है ब्रेड, ब्रेड बनाने में हेल्प करते हैं। देखिए ब्रेड में क्या होता है, ईस्ट होता है। अब ब्रेड जो होती है ईस्ट की मदद से, ईस्ट इज द यूनिसेलुलर फंगी, एक यूनिसेलुलर फंगी है। तो क्या करते हैं, आटे के अंदर जब हम शुगर मिलाते हैं, थोड़ा सा पानी मिला देते हैं, हल्का सा पानी मिलाते हैं, उसमें गुनगुना पानी जब मिलाते हैं उसको नीड करते हैं, आटे को नीड करते हैं तो उसको वार्मनेस मिल जाती है। ठीक है, और हम आटा है, कार्बोहाइड्रेट है, शुगर तो है ही, तो ऑब्वियसली ईस्ट क्या करता है, शुगर को फर्मेंट कर देता है। तो आटे के अंदर जो होती है शुगर जो होती है उसको फर्मेंट करेगा और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, नहीं शुगर। हमने क्या करा, आटे के अंदर थोड़ी सी शुगर डाली, तो कार्बोहाइड्रेट आटा था उसके अंदर शुगर तो ऑलरेडी है, और थोड़ी सी शुगर और डाल देते हैं और हल्का गर्म पानी डाल देते हैं, तो उसको 2 कंडीशन मिल जाती है, वार्मनेस मिल गई, ठीक है, और शुगर की कंडीशन मिल जाती है। तो इन दोनों मीडियम में ईस्ट का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत जल्दी रैपिडली ग्रो करता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। इसकी खास बात है कि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से आपका जो डो है वो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। सो वी कैन से सो ईस्ट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हेल्प इन द बेकिंग इंडस्ट्री, ब्रेड बनाने में, बेकिंग जैसे केक है, पेस्ट्री है, इन सब में ईस्ट का यूज किया जाता है। सो वी कैन से ईस्ट इज मेनली वाइडली यूज्ड इन द इंडस्ट्री फॉर द केक इंडस्ट्री, ब्रेड इंडस्ट्री एक्सेट्रा। Yeast reproduce rapidly and produce carbon dioxide during the respiration. Bubbles of the gas fill the dough and increase its volume. आ गया। तो देखिए एक तो क्या करता है, ईस्ट क्या करता है, शुगर को एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, तो वो क्या करता है, शुगर को अल्कोहल में चेंज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, तो अल्कोहल में चेंज कर रहा है। ठीक है, तो शुगर क्या होता है, तो हमने क्या करा, जब हमने इसमें ईस्ट वर्ड डाला तो कार्बोहाइड्रेट तो है उसमें, तो जो उसके अंदर आटे के अंदर तो कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, दूसरी बात क्या हुआ, आपने शुगर ऐड करी तो उसकी वजह से वो जल्दी फर्मेंट होता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, यानी वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आपका जो वॉल्यूम है उस डो का वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इस टाइप से यूज किया जाता है। सो समझ रहे बात। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कमर्शियल यूज ऑफ। अब कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ तक समझ आ गया। यहाँ तक देखते हैं, सारा हो गया आपका
commercial use of microorganism. देखिए microorganism are also commercially used like on the large scale for the production of alcohol, wine and acetic acid. इन सबको बनाने के लिए, विनेगर बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है, आप देखिए अल्कोहल वाइन बनाने के लिए ईस्ट का यूज किया जाता है। ईस्ट क्या करता है कि आपके जो शुगर होती है, इसको कैसे किया जाता है, कमर्शियल स्केल पर बहुत ज्यादा मतलब शुगरी जूस लिया जाता है, जैसे लाइक नेचुरल शुगर्स ली जाती हैं, बार्ले, व्हीट, राइस, इनसे फ्रूट जूस लिया जाता है, उसमें ईस्ट को ग्रो कराया जाता है, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है और शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। इससे क्या होता है, एल्कोहल बन जाती है, जूसेस जो होते हैं उनसे एल्कोहल बन जाती है। तो इंडस्ट्रियल स्केल पर एल्कोहल वाइन बनाई जाती है। समझ रहे बात। दूसरी बात, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन कहलाता है। साथ में अगर एल्कोहल से जो एल्कोहल बनी है उससे हम एसिटिक एसिड भी बना सकते हैं। एल्कोहल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करता है एक बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड एसिटोबैक्टर एसिटी। अगर हम एल्कोहल पर रिएक्ट कराते हैं एसिटोबैक्टर एसिटी बैक्टीरिया, तो वो एल्कोहल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो इस टाइप से आपका जो है कमर्शियल यूज होता है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, द कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। शुगर का अल्कोहल में कन्वर्ट होना, दिस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन कहलाता है। एंड दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पाश्चर। किसने डिस्कवर किया है, ये लुइस पाश्चर ने। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। द प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पाश्चर इन 1857। यहाँ से मैं आगे नेक्स्ट कल की वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो एक बार देख लेते हैं हमने कौन कौन से पढ़े इनके। हाँ, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो यूजेस थे हमारे पास, हेल्प इन क्लीनिंग ऑफ एनवायरमेंट, इंक्रीजिंग ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड रिसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। 3, हेल्प इन द मेकिंग ऑफ कर्ड इन बेकरी इंडस्ट्री लाइक टू मेक ब्रेड, केक, पेस्ट्री एक्सेट्रा। एंड ठीक है, कर्ड हो गया, ब्रेड। 5 पॉइंट तो हमारे पास हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है कमर्शियल यूज ऑफ इनका फर्मेंटेशन करता है लाइक आपके अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड, विनेगर बनाने में काम आता है। वाइन, अल्कोहल, ये कमर्शियल यूज है। अल्कोहल वाइन वगैरह बनाने में ईस्ट का, और अल्कोहल से एसिटिक एसिड बनता है, एसिटिक बैक्टीरिया का यूज होता है। सो वी कैन से कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं। वीडियो में पढ़ाया भी था मैंने कि अल्कोहल से एसिटिक एसिड बनाने में एक बैक्टीरिया का यूज होता है दैट इज कॉल्ड एसिटोबैक्टर एसिटी। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कमर्शियल यूज है यहाँ पर। अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड वगैरह विनेगर बनाए जाते हैं। सो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू शुगर इनटू अल्कोहल, सॉरी दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर टू अल्कोहल दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो यहाँ तक के कुछ पॉइंट हो गए जो आपके कमर्शियल यूज है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके मेडिसिनल यूज, और ठीक है, जो मेडिसिनल यूज आएंगे वो मैं कल की वीडियो में डिस्कस करूंगी नेक्स्ट लेटेस्ट। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।